नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विमल कुमार फ्री एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे सभी कंटेंट फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपसे कुछ भी छूटने न पाए। ठीक है, तो चलते हैं आपका बिना समय गंवाए। तो देखिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में क्या खास होने वाला है, आप देखना मत भूलिए। एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनिए और अपने साथ में नोटबुक और पेन पेंसिल लेकर बैठिए ताकि आप साथ ही साथ नोट करते जाओ। जो कुछ भी आपको नया लगे उसे तुरंत लिखते जाना। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से किस अनुच्छेद में सैन्य उपाधियों की अनुमति दी गई है। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 18 में। तो बताइए किस अनुच्छेद में सैन्य उपाधियों की अनुमति दी गई है। तो देखिए अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 14 में है आपका विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, के समक्ष समानता, यानी जो कानून है वह प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होगा, समानता। ठीक है, और 16वें में क्या है, अवसर की समानता। अवसर की समानता, यानी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की कोई भी योजना या कोई भी भर्ती अथवा नियुक्ति में सबको समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का निषेध। अस्पृश्यता निषेध। ठीक है, यानी छुआछूत विरोधी कानून अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 18 में क्या है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है जिसमें सेना और विद्या से संबंधित जो उपाधियां होंगी उन्हें तो दिया जा सकता है, लेकिन इनके अलावा कोई भी उपाधि नहीं दी जा सकती। इसके अलावा और क्या बताया गया है उसमें कि विदेशी शासन के द्वारा, यानी विदेशी राज्यों के द्वारा भारत के किसी भी नागरिक को कोई भी सम्मान आदि दिया जाता है, कोई भी पुरस्कार दिया जाता है या अन्य कुछ भी दिया जाता है, तो उसमें क्या होगा, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति लेनी होगी उस नागरिक को। ठीक है, हमारा बीच में एक अनुच्छेद बचा हुआ था जो इनमें ऑप्शंस में नहीं है, वो कौन सा है, 15वां। ठीक है, 15वां अनुच्छेद। ठीक है, तो उस 15वें अनुच्छेद में या 15वें आर्टिकल में क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी नागरिक के साथ में नहीं किया जाएगा। और ये सभी जितने भी अभी आर्टिकल बताए हैं, 14, 16, 15, 17, 18 जितने भी बताए हैं, ये सभी किस में आते हैं, भाग 3 में। भाग 3 में किस में, भाग 3 में। कौन कौन से, 12 से 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक किस में आते हैं, भाग 3 में। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निमोनिया नामक बीमारी किस मानव अंग को प्रभावित करती है। ये आपको बताना है। जो मानव के निमोनिया हो जाता है तो वह किस अंग को प्रभावित करता है, मानव मस्तिष्क को, यकृत को, फेफड़े को या किडनी को। बताइए किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखिए जो निमोनिया है वह फेफड़े से संबंधित बीमारी है। किससे, फेफड़े से। ठीक है, फेफड़े से संबंधित बीमारी है, फेफड़े से संबंधित। ठीक है, संबंधित फेफड़े से संबंधित बीमारी है ये। और इनमें एक ऑप्शन दिया हुआ है यकृत। ये यकृत जो होता है
ये कैसा होता है, यानी ये खराब भी हो जाए तो सबसे अधिक तीव्र गति से, पूरे मानव शरीर में सबसे अधिक तीव्र गति से पुनः ठीक होने की इसकी क्षमता होती है। पुनर्निर्माण की सबसे अधिक क्षमता होती है। ठीक है, पुनर्निर्माण सबसे अधिक क्षमता किसकी होती है? यकृत की। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? फेफड़े। और देखिए, मस्तिष्क से संबंधित जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आपका अल्जाइमर है, अल्जाइमर, अल्जाइमर, ठीक है, अल्जाइमर, ठीक है। और एक होता है डिमेंशिया, डिमेंशिया। इसमें क्या होता है, मानव की याददाश्त कमजोर हो जाती है, मानव को नींद ना आना भी मस्तिष्क से संबंधित ही है। ठीक है। और आपका जो किडनी दिया हुआ है, किडनी में कौन सा रोग होता है? किडनी में हो जाता है क्रोनिक किडनी डिसीज, क्रोनिक किडनी डिसीज, किडनी डिसीज, ठीक है, डिसीज। अच्छा, यकृत से संबंधित बीमारियां भी लिख लो कुछ। ये क्या होती हैं? जैसे पीलिया है, पीलिया भी यकृत से संबंधित होता है। ठीक है, पीलिया, पीलिया। और हेपेटाइटिस जो होता है वो भी इसी से संबंधित होता है। हेपेटाइटिस के अलावा एक होता है विल्सन रोग, ठीक है, जो तांबे की अधिकता होने से शरीर में हो जाता है। ठीक है, शरीर में तांबे की अधिकता हो जाए तो विल्सन रोग हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, वो पिछले वाले का शायद हमने उत्तर नहीं बताया था। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 18। क्या है? अनुच्छेद 18। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किसके प्रमाण नहीं मिलते? गन्ना के, गेहूं के, जौ के या चावल के? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान गेहूं, जौ, चावल इनके तो प्रमाण मिलते हैं, लेकिन गन्ने के कहीं भी प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? गन्ना। इसके अलावा जो जो सौदा मिले हैं वहाँ पर, जिनके प्रमाण मिले हैं वो कौन कौन से हैं उन्हें भी देख लीजिए। वो है, एक तो सरसों है आपका, सरसों, ठीक है, सरसों, कपास, कपास, जूट, हल्दी, तिल, ठीक है, तिल, अंगूर, बैगन, बैगन, ठीक है। और खीरे के भी निशान मिले हैं, खीरा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? गन्ना, अर्थात गन्ने के कहीं भी प्रमाण नहीं मिले हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है छोटी गंडक किसकी सहायक नदी है? ये आपको बताना है, छोटी गंडक किसकी सहायक नदी है, बताइए। घाघरा की, गोमती की, गंगा की या यमुना की? बताइए किसकी सहायक नदी है छोटी गंडक? तो देखिए, छोटी गंडक जो नदी है वो है आपकी घाघरा की सहायक नदी। किसकी? घाघरा की। ये इसका सही उत्तर है। अब देखिए, इनकी जो अन्य नदियां हैं, जो इनकी सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी देख लीजिए। तो घाघरा की अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जैसे शारदा है आपकी, शारदा, ठीक है, राप्ती, राप्ती, ठीक है, और कुवाना, कुवाना नदी भी, कुवाना। अब देखते हैं गोमती की। तो गोमती की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? गोमती की है साई नदी, साई, ठीक है। और इसकी देखिए, गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? एक तो यमुना ही है जी, ठीक है, यमुना, और यमुना। इसके अलावा और कौन सी है? रामगंगा है, रामगंगा, सरयू, सरयू, ठीक है, सोन, कोसी, कोसी, महानदी, ठीक है। इस प्रकार से इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आपने देखी। और भी देख लीजिए, जैसे आपकी जो गंडक नदी है, यहाँ पे ये छोटी गंडक दी है, और गंगा की कौन सी है? गंडक, ठीक है। अब यमुना की देख लीजिए, यमुना की कौन कौन सी है? यमुना की देखिए,
यमुना की है आपकी चंबल, चंबल, बेतवा, बेतवा, केन, सेंगर। ये सेंगर क्या है? उपनदी है इसकी, उप नदी, उपसहायक नदी बोल सकते हैं, उपसहायक नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है आपका घाघरा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, ये नक्शे के माध्यम से भी आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। देखिए, ये आपका नक्शा है, ठीक है। अब इसमें देखिए, देखिए ये है आपकी यमुना नदी। कहाँ पर है? इस जगह पे आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, यमुना नदी। और इस जगह पे ये यमुना नदी है, यहाँ से ये आ रही है यमुना नदी, ये इस प्रकार से ये आ रही है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी नदी मिल रही हैं उन्हें भी देख लीजिए। ये रिंद नदी मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। कुछ इधर से आ रही है, जैसे चंबल नदी है, ठीक है। चंबल के अलावा और भी छोटी छोटी ये बेतवा आकर मिल रही है यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ पर। अब ये खुद जो यमुना नदी है ये भी तो गंगा में मिलती है, तो गंगा से संगम कहाँ पर होता है? आगे की तरफ होता है। देखिए आगे दिखाएं आपको, यहाँ पर ये हो रहा है इससे, गंगा से इस स्थान पर, क्योंकि गंगा कहाँ पर है? ये गंगा नदी आ रही है, ठीक है, गंगा नदी आ रही है। और इसका मिलन कहाँ पर होता है? प्रयागराज में। यहाँ पर इस जगह पे इसका मिलन हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये हिंडन नदी भी इसी में आकर मिल रही है, ठीक है। ये जो आ रही है ये हिंडन नदी मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। और यदि यहाँ से आगे चलें तो ये देखिए इस जगह पे यहाँ पर क्या है? केन नदी आकर मिल रही है, ठीक है। ये केन नदी आगे की तरफ बढ़ रही है ना, केन नदी है ये, ठीक है। किस में मिल रही है? ये यमुना में। इसके अलावा यहाँ पर ये बेतवा मिल रही है, बेतवा नदी, ठीक है, यमुना में मिल रही है ये, ठीक है। अब गंगा की देख लीजिए, गंगा में क्या है? टोन्स मिल रही है यहाँ से, ठीक है, इस स्थान पर, क्योंकि प्रयागराज में यहाँ पर संगम हो चुका है, ठीक है। ये गंगा आ रही है यहाँ से और इसका संगम हो गया यमुना जी से, कहाँ पर? प्रयागराज में। अब यहाँ पर टोन्स, ठीक है, टोन्स नदी मिल गई। और फिर उसके बाद में आगे चलते हैं तो आगे की साइड में यहाँ पर साई नदी आ रही है और ये गोमती नदी आ रही है, ठीक है। गोमती की सहायक नदी है साई नदी, और साई गंगा की उप सहायक नदी है, ठीक है। जो नदी सहायक नदी की सहायक नदी होती है उसे उप सहायक नदी कहते हैं, ठीक है ना। अब आइए आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये घाघरा मिल रही है, ठीक है। और ये घाघरा की सहायक नदी कौन सी है? शारदा, इस जगह पे, ठीक है। और ये है कोबाना नदी, घाघरा की सहायक नदी, ठीक है। और घाघरा की अन्य सहायक नदी राप्ती, यहाँ से ये आकर मिल रही है इस स्थान पर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो गंडक आ रही है वहाँ से ऊपर से, ठीक है। और गंडक कहाँ पर मिलेगी? आगे चल के यहाँ गंगा जी में, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लहसुन में दुर्गंध आती है? ये आपको बताना है कि जो लहसुन में से दुर्गंध आती है वो किसके कारण आती है? मीथेन के कारण, फास्फोरस के कारण, सल्फर के कारण, या क्लोरीन के कारण। ये आपको बताना है कि किसके कारण जो लहसुन होता है उसमें से दुर्गंध आती है। बताइए किसके कारण आती है? तो लहसुन में से जो दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या होता है? सल्फर होता है, ठीक है। और जो सल्फर का एक यौगिक होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है एलाइल, एलाइल, एलाइल मिथाइल, मिथाइल सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है। इसके कारण दुर्गंध आती है उसमें से। ये सल्फर का एक यौगिक है, ठीक है। और यदि लहसुन का हम रासायनिक नाम देखें, इसका रासायनिक नाम देखें तो वो क्या होता है? वो होता है आपका एलियम सेटिवम, एलियम सेटिवम, सेटिवम वुम, ठीक है, एलियम सेटिवम
ठीक है, ये होता है इसका रासायनिक नाम। और यदि बात करें कि लहसुन कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो सब्जी और भोजन के अलावा ये औषधियों में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सब्जी और भोजन अथवा औषधि रूप में विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए काम में आता है। आइए अगले प्रश्न पे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? ये आपको बताना है कि भारत का जो सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। तो बताइए इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर है। ये आपको सही उत्तर देना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्या होता है? उत्तर प्रदेश में होता है आपका गेहूं और गन्ना। क्या होता है? गेहूं और गन्ना। ठीक है, गन्ना। ठीक है, गेहूं और गन्ना। और आपका जो गुजरात है, यहाँ पर किसकी खेती सर्वाधिक की जाती है? तो यहाँ पर की जाती है आपकी मूंगफली की, मूंगफली। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में किसकी खेती अधिक की जाती है? पश्चिम बंगाल में की जाती है आपकी जो जूट होता है, जूट और चावल, और चावल, चावल की खेती अधिक की जाती है। ठीक है, और कपास के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है, काली मिट्टी। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी। ये कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अधिक पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी के अधिक अगर अन्य नाम देखें हम, तो वो क्या क्या होते हैं? कपास मृदा। ठीक है, कपास मृदा, करेल मृदा, और एक होता है रेगुर मृदा। ठीक है, कपास, करेल और रेगुर, ये तीनों नाम किसके हैं? काली मिट्टी के। जो सबसे अधिक उत्पादक होती है किसकी? कपास की। ठीक है, और इसमें एक और बात होती है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है काली मिट्टी की? तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से जो लावा निकलता है, उस लावा के जम जाने के बाद में उस काली मिट्टी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए नक्शे के माध्यम से यदि इन राज्यों को देखना चाहो, कहाँ कहाँ पर इन राज्यों की स्थिति है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है ये राज्य, तो इनको देखिए। ये देखिए यहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश है आपका। कहाँ पर है? ये वाला जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये गैड़ी के निशान जैसा है। ठीक है, पीले रंग में जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये उत्तर प्रदेश है। और यदि हम गुजरात की बात करें, तो गुजरात कहाँ पर है? गुजरात है ये इस स्थान पर, समुद्र के किनारे ये गुजरात है। ठीक है, शेर के से मुख जैसी आकृति का, कहाँ पर है? समुद्र के किनारे। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल की स्थिति कहाँ पर है। ये है आपका पश्चिम बंगाल। किस स्थान पर है? ये देखिए इस स्थान पर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये बांग्लादेश के साथ में इसकी सीमा लगी हुई है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल है। और देखते हैं महाराष्ट्र की स्थिति कहाँ पर है। तो महाराष्ट्र की स्थिति देखिए यहाँ पर, ये गुजरात के ठीक नीचे, गुजरात के नीचे कौन सा है? महाराष्ट्र। यहाँ इस स्थान पर ये भी समुद्र के किनारे वाला एरिया है। और यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है। इस स्थान पर बंगाल की खाड़ी है। इधर ये अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर का हिस्सा है। यहाँ पर कच्छ का रण पाया जाता है गुजरात में। ठीक है, कच्छ का रण यो दलदली क्षेत्र है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसे जानिए। देखिए ये कह रहा है कि इनमें से किस नदी पर सबसे बड़ा नदीय द्वीप स्थित है? जो नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है वो किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र पर, गंगा पर, गोदावरी पर या नर्मदा पर, ये आपको बताना है। तो जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र पर। किस पर है? ब्रह्मपुत्र पर। ठीक है, और यदि बात करें सबसे बड़ा डेल्टा किस पर है, तो वो है आपका गंगा पर। सबसे बड़ा डेल्टा। डेल्टा किसे कहते हैं? जो
पेस होती है ना, यानी ऐसी मिट्टी जिसे नदियां अपने साथ में बहाकर ले जाती हैं और समुद्र में मिलने से पहले उसे मार्ग में इकट्ठा कर लेती हैं, इकट्ठा कर देती हैं मतलब, और उस जगह पे टापू जैसे बन जाते हैं। तो एक नदी अनेक उनमें मार्गों में परिवर्तित हो जाती है इस प्रकार से जगह जगह पे। और जो बीच का रास्ता होता है या मिट्टी जो ऊंची नीची हो जाती है, उभर आते हैं जो स्थान, उन्हें क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेल्टा। और सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। और सबसे बड़ा जो सुंदरबन डेल्टा है वो किस नदी पर है, गंगा नदी पर, गंगा पर। ठीक है, ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में लोकेटेड है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। ज्योतिबा फुले ने, केशव चंद्र सेन ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, कर्नल अलकाट ने। बताइए किसने की थी। देखिए ज्योतिबा फुले ने क्या किया था, 1873 में 1873 में 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक शोधक समाज। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, 1873 में ज्योतिबा फुले ने। अब देखते हैं केशव चंद्र सेन ने क्या किया था। केशव चंद्र सेन ने किया था सन 1866 में 1866 में क्या किया था, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतीय ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, केशव चंद्र सेन ने। अब देखते हैं जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो इन्होंने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1866 में ही, 1866 में ही इन्होंने की थी। की थी, आदि ब्रह्म समाज की, आदि ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज। और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी कर्नल अलकाट ने। ठीक है, किसने की थी, कर्नल अलकाट ने। और यदि बात करें केवल ब्रह्म समाज जो था, ब्रह्म समाज, केवल ब्रह्म समाज, उसकी स्थापना किसने की थी, केवल ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, किसने, राजा राम मोहन राय ने। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से किस राज्य में इलायची की पहाड़ियों का विस्तार है, इलायची पहाड़ियों का विस्तार किस राज्य में है, ये आपको बताना है। केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में। तो बताइए इनमें से किस राज्य में इलायची पहाड़ियों का विस्तार है, ये आपको बताना है। केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में। तो देखिए जो आपका कर्नाटक है, कर्नाटक में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, इन्हें देख लीजिए। मुलयनगिरी, मुलयनगिरी। ठीक है, मुलयनगिरी। ठीक है, ये क्या नाम है, कर्नाटक की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, सबसे ऊंची पहाड़ी कहाँ की है, कर्नाटक की, हाईएस्ट। ठीक है, और एक है यहाँ की कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, ये है सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, अब देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के बारे में यदि देखें तो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के लिए नीलगिरी है, नीलगिरी, नीलगिरी। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में ही इसका विस्तार है। तो तमिलनाडु में देखें तो एक है पालनी, पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी। ठीक है, एक है शेवराय पहाड़ी, शेवराय, शेवराय पहाड़ी। ठीक है, शेवराय पहाड़ी। और एक है जरादी पहाड़ी, जरादी। ठीक है, और महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी हैं, बालाघाट, बालाघाट और सतमाला, सतमाला। एक और है सह्याद्री, सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री। ठीक है,
तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? केरल। केरल की अन्य पहाड़ियाँ बची हुई हैं, उनके बारे में यदि देखें तो वो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? देखिए, एक तो है अनायमलाई, ठीक है, अन्नामलाई। एक है आपका अगस्त्यमलाई, अगस्त्य मलाई या अगस्त्यमला, ठीक है, अगस्त्यमला या अगस्त्यमलाई। एक है पौनमुड़ी, पौनमुड़ी, ठीक है, अनामुड़ी, अनामुड़ी, ठीक है, अनामुड़ी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? केरल। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। भाषाओं की संख्या 18 है, 20 है, या फिर 22 है, या फिर 24 है? बताइए कितनी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है आपका 22 भाषाएं वर्तमान में भारतीय संविधान में दर्ज हैं, ठीक है। और जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में थी 14, ठीक है। मूल संविधान में कितनी थी? 14। अच्छा, इन्हें किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची, अनुसूची 8, ठीक है, 8वीं अनुसूची में। अब देखते हैं जो अन्य भाषाएं जोड़ी गई हैं समय समय पर, वो किस प्रकार से जोड़ी गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से जोड़ी गई थी सिंधी भाषा, सिंधी भाषा, ठीक है। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा। अब सिंधी भाषा के अलावा अन्य जो जोड़ी गई हैं उनमें भी अलग अलग संशोधन हुए हैं। अच्छा, ये 21वां संविधान संशोधन कब हुआ है? ये हुआ है आपका 1967 में, 1967 में। अब देखते हैं जो अन्य संविधान संशोधन हुए हैं तो उनके बारे में देख लीजिए। देखो, आपका अगला संविधान संशोधन भाषाओं के मामले में कौन सा हुआ था? वो हुआ था 71वां संविधान संशोधन। 71वां कब हुआ था? 1992 में, 1992 में। उसमें कौन कौन सी जोड़ी गई थी? उसमें जोड़ी गई कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुरी, और एक और जोड़ी गई थी, वो थी नेपाली, ठीक है। इनके अलावा एक भाषा संविधान संशोधन और हुआ, ठीक है, भाषा के आधार पर। वो कौन सा था? 92वां। कौन सा? 922वां। कब हुआ था? 2003 में, ठीक है। कब? 2003 में। और 92वां संविधान संशोधन जब 2003 में हुआ था तो उसमें भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी? बोडो, बोडो, डोगरी, डोगरी, ठीक है, मैथिली, मैथिली, और संथाली, संथाली, ठीक है। 4 भाषाएं तो 92वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। और यहाँ देखिए, 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई और 21वें संविधान संशोधन में 1 भाषा जोड़ी गई। कितनी? 1 भाषा। कौन सी? सिंधी। तो कुल मिलाकर 14 से 1 मिलाकर 15 हुई, और 15 से 3 और मिलाकर 18 हो गई, ठीक है। कितनी हो गई? 18। और 18 में 4 और जोड़ी गई तो कितनी हो गई? 22। कितनी हो गई? कुल मिलाकर अब कितनी है? 22, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से जीवाणु जनित बीमारी कौन सी है? क्षय रोग, रेबीज, चेचक, पेचिस। बताइए कौन सी है? तो जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन सी बीमारी है? कौन सा रोग है? देखिए, जो रेबीज होता है, रेबीज किसके द्वारा होता है आपका? ये होता है वायरस के द्वारा, वायरस, ठीक है, वायरस, जिसे विषाणु भी बोलते हैं, विषाणु, विषाणु, ठीक है, विषाणु के द्वारा। और जो चेचक होती है, चेचक किसके द्वारा होती है? ये भी वायरस के ही द्वारा होती है।
अच्छा, इसका वायरस देखें, रेबीज का तो रेबीज वायरस होता ही है। जो चेचक होती है, इसका वायरस कौन सा होता है? इसका होता है वेरियोला वायरस। कौन सा? वेरियोला, वेरियोला वायरस, वायरस। ठीक है, वेरियोला वायरस होता है। अच्छा, अब एक ऑप्शन बचा हुआ है पेचिस। पेचिस किसके द्वारा होती है? ये होती है प्रोटोजोआ के द्वारा। प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? क्षयरोग। क्षयरोग को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, वो कौन सा है? टीबी। ठीक है, टीबी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अभी हाल ही में G20 में नया सदस्य कौन जोड़ा गया है? बांग्लादेश, अफ्रीकी संघ, चिली या ईरान? ये आपको बताना है कौन सा नया सदस्य देश जोड़ा गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और कब की थी? 9 से 10 सितंबर में। 9-10 सितंबर को भारत ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, और इसका जो स्लोगन रहा या थीम रही वो क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव, वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम। ठीक है, इंग्लिश में इसे एक नाम और दिया गया, वन अर्थ, वन अर्थ। ठीक है, वन फैमिली, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ठीक है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये इसका थीम था। ठीक है, अब देखते हैं इसकी स्थापना के बारे में। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत ने की है। और इसमें कुल देशों की संख्या कितनी थी? 20। लेकिन अब जो नया सदस्य जुड़ा है उसमें उसके द्वारा कितनी हो गई है? 21। अब इसका नाम क्या हो गया है? G21। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? G20। ठीक है, G20 पहले नाम था, अब G21 हो गया है। तो वो नया सदस्य कौन जोड़ा गया है, इसे देख लीजिए। जो इसका सही उत्तर है वो क्या है? अफ्रीकी संघ। इस अफ्रीकी संघ में कितने देश हैं? 55 देश। कितने हैं? 55 देश। 55 देश। कितने हैं? 55 देश। अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है, उसे भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक अष्टधातु की प्रतिमा लगाई गई थी। वो किसकी थी? भगवान नटराज की, यानी भगवान शंकर की। भगवान शंकर की क्या थी? नटराज, नटराज प्रतिमा। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी थी? 28 फीट। और वजन कितना था? 20 टन। 20 टन। ठीक है, 20 टन इसका वजन था। अच्छा, इसके लिए जो स्थान निश्चित किया गया था वो क्या था? भारत मंडपम। और भारत मंडपम के ठीक सामने या उसी स्थान पर इसे लगाया गया था। ठीक है, G20 के जो मेहमान आए हुए थे उनका मन मोहित करने वाली ये प्रतिमा थी। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो नटराज की प्रतिमा थी, ये इसमें भगवान शिव को क्या करते हुए दिखाया गया है? तो तांडव नृत्य करते दिखाया गया है, तांडव नृत्य। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसे देख लीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। तो देखिए, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है RCF, RCF। और इसका मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। नई दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में या लखनऊ में। अभी हाल ही में ये चर्चा में रही थी, तो इस वजह से इस कंपनी को हम लेके आए हैं। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। ये क्यों चर्चा में रही है? क्योंकि इसे हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। किसने दिया है? सार्वजनिक उद्यम विभाग ने। किसने? सार्वजनिक, सार्वजनिक
उद्यम विभाग, उद्यम विभाग ने, ठीक है, विभाग ने, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आती है? अगर इसका नेतृत्व या इसकी हिस्सेदारी पर बात करें तो वो किसके अंतर्गत है? भारत सरकार के अंतर्गत है। और 75% इसमें हिस्सेदारी भारत सरकार की रहती है। कितने प्रतिशत? 75%। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1978 में। कब? 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। तो सार्वजनिक उपक्रम है ये, और इसका स्वामित्व कौन करता है? भारत सरकार, 75% हिस्सेदारी के साथ में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव पहल हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? ये आपको बताना है। निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, राजीव कुमार। देखिए ये निर्मला सीतारमण कौन है? ये वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। कौन है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री केंद्र सरकार में। कहाँ पर? केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री, ठीक है। रामनाथ कोविंद जी हैं पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। और राजीव कुमार कौन है? ये हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। अच्छा, तो इसके जो अध्यक्ष कौन बने हैं इस समिति के? अपने मूल प्रश्न पर आते हैं तो वो बने हैं आपके, ये बने हैं रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, माननीय रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। यदि इन्हें देखें, ये मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से नंबर के हैं? तो ये हैं 25वें नंबर के। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के, ठीक है। और केंद्र सरकार द्वारा जो पहल प्रारंभ की गई है एक राष्ट्र एक चुनाव की, इसके बारे में भी अधिक जान लीजिए। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन की जो पॉलिसी लाई जा रही है केंद्र सरकार ने, तो इस पर जो समिति बनाई गई थी, और इस समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। तो जो समिति है वो इस पर विचार करेगी किस प्रकार से हमारे जो प्रत्येक चुनाव है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, केंद्र के चुनाव हो, राज्य के चुनाव हो, लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव हो, ठीक है, तो सबको एक ही समय में एक साथ कराने की तैयारी हेतु रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। अब ये समिति विचार करेगी कि किस प्रकार से हम एक साथ चुनाव करा सकते हैं। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे हमें फ़ायदा होगा, एक तो समय की बचत होगी, दूसरा पैसे की बचत होगी, तीसरा जो हमारे कर्मचारी लगते हैं, चाहे शिक्षक हों या फिर हमारे केंद्रीय अथवा प्रत्येक राज्य के सुरक्षा बल हों, जैसे अर्धसैनिक बल हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी आदि, और जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं, हर बार बोझ बढ़ जाता है उन पर। तो कई कई महीने ऐसे गुजर जाते हैं और जो सरकारी योजनाएं होती हैं उन्हें धरातल पर आने में विलंब पर विलंब होता जाता है। तो ये समिति उन नेगेटिव और पॉजिटिव पहलुओं पर विचार करेगी, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो आज के प्रैक्टिस सेट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो यहीं पर पूर्ण होते हैं, और आगे फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण कक्षा के साथ में, एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ में। हमारे साथ में बने रहिए। यदि आपको ये क्लासेज अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, यदि अच्छी नहीं लगती हैं तो डिसलाइक कीजिए। यदि आप नए हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और यदि आप चाहते हो कि आपके पास में हमारी प्रत्येक कक्षा का नोटिफिकेशन जाता रहे तो बेल आइकन दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपके पास में प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन जाता रहे। हमारे इसी चैनल पर रीजनिंग और मैथ से संबंधित क्लासेज भी उपलब्ध हैं, और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं योगेश सर के द्वारा। तो इस प्रकार से आपको बने रहना है, हमारे साथ में मेहनत करनी है, और नोटबुक अपने साथ में रखिए, पेन पेंसिल अपने साथ में रखिए, तुरंत ही नोट करते जाइए हमेशा। वीडियो को कभी भी स्किप मत किया करिए, ठीक है। तो चलते हैं, हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद,